हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो जैसा कि हम डेली दृष्टि वाली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आज भी उसी सीरीज में 3 फरवरी 2024 यानी कि कल की करंट अफेयर्स आज करने वाले हैं। आज संडे है तो आज कोई करंट अफेयर्स नहीं आएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। शुरुआत में पहले कल का रिवीजन भी करेंगे और आज की भी करंट अफेयर्स करेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स याद करेंगे, रटेंगे। एक मेन पर्पज यही है। पहले थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कल का रिवीजन करते हैं। थोड़े से फ्लो में आ जाओ। तो पहली जो करंट अफेयर्स है वो ये है, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़नी है बस, आइए इसीलिए पढ़ लो, थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो। कि माओइस्ट टनल फाउंड इन छत्तीसगढ़ बस्तर। छत्तीसगढ़, अब ये पता होना चाहिए बस्तर कहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो एक माओइस्ट जो टनल है वो पाया गया है, जो फोर्सेस थी वहाँ की उनको मिला है, एक टनल मिला है। और जो पहले टाइम हुआ है जब से माओइस्ट प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, इंसर्जेंसी की जब से प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, जब से पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई टनल मिला है जो इंसर्जेंट्स ने खोद के रखा है, उन्होंने बनाया था अपने लिए, ये फर्स्ट टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो काउंटर इंसर्जेंसी वाली समस्या थी, जो काउंटर इंसर्जेंसी थी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, यानी कि अब उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो इस न्यूज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये किस नदी के किनारे मिला है, ये भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो नदी के किनारे मिला है, ये मिला है इंद्रावती नदी के किनारे। यहाँ पे एक विलेज है, ठीक है, तैडोपोर्ट विलेज, उसके वो है इंद्रावती जो रिवर है उसके बैंक पे। इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूट दी है, अगर हमें ध्यान हो तो इंद्रावती रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूट दी है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूट दी है, गोदावरी की। इसमें यही है, अगर मैं थोड़े से नक्सलिज्म की बात कर लूँ, अभी जितना कुछ पूछा है तो फिर आप पूछोगे कि नक्सलिज्म क्या होता है। लेफ्ट विंग नक्सलिज्म को जो माओइस्ट बोलते हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। लेफ्ट विंग नक्सलिज्म जो होता है, जो सरकार को उखाड़ने के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के पक्ष में होता है। सत्ता परिवर्तन का मतलब एकदम सिस्टम चेंज हो जाए उसके पक्ष में होता है, उसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। और वर्ल्ड में उसे माओइस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया में उसका एक स्पेशल नाम है, एक यूनिक नाम है, जिसका नाम है नक्सलाइट। और ये जो नाम नक्सलाइट पड़ा है, ये इंडिया में एक विलेज था नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे घटनाएं हुई, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वहाँ पे ये आंदोलन किया, उस वजह से उसका नाम नक्सलाइट मूवमेंट पड़ गया। 1967 में मूवमेंट हुआ था। कानू सन्याल और जगन संथाल इनकी नेतृत्व में, कानू सन्याल और जगन संथाल इनके नेतृत्व में ये नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में 1967 में। कौन कौन से एरियाज में नक्सलाइट मूवमेंट है, मैं बोल दूं माओइस्ट मूवमेंट फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ है। और नक्सलाइट या माओइस्ट मूवमेंट जो आपने हेडलाइन पढ़ी वो इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये माओइस्ट की जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट या आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते हैं। और जो माओइस्ट की पॉलिटिकल सेंटिमेंट या आइडियोलॉजी है वो माओ से टुंग ने जो है स्प्रेड की थी, ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। यानी कि इसका कंसेप्ट क्या है कि स्टेट पावर को आप आर्म्ड इंसर्जेंसी के माध्यम से, मास मोबिलाइजेशन के माध्यम से, स्ट्रेटेजिक अलायंस के माध्यम से स्टेट पावर को अपने अंडर कैप्चर कर लो। यानी कि लड़ाई किसकी है, सत्ता की। यानी कि लड़ाई किसकी है, सीट की। यानी कि लड़ाई किसकी है, पावर की। ये सारी लड़ाई है। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक थोड़ा सा कंसेप्ट था, थोड़ा सा और देख लें इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलें उससे पहले कल का रिवीजन भी होना बाकी है, ठीक है, तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। अब आप बताइए, कल के रिवीजन के लिए सबसे पहले मुझे लेप्रोसी के बारे में बात करते हैं। जब कल हमने सबसे पहली न्यूज लेप्रोसी पढ़ी थी, तो बताइए लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है या वायरस डिजीज है। लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस डिजीज है, तो लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। इंडिया में लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, इंडिया में लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को इंडिया में लेप्रोसी डे मनाया जाता है। बाकी बर्ड में कब मनाया जाता है, अगर मैंने इंडिया का पूछा तो बर्ड में कुछ ना कुछ अलग होगा निश्चित रूप से। तो बर्ड में जो लेप्रोसी डे मनाया जाता है वो जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बाकी बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं, फिर बाकी बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं ये आप बताओ। एक हमने पढ़ी थी, कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज थी, ब्रूली अल्सर याद होगी आपको। एक डिजीज हमने, लेप्रोसी तो है ही है, एक डिजीज लेप्रोसी है ही है, बैक्टीरियल डिजीज। एक ट्रैकोमा डिजीज पढ़ी थी हमने, ठीक है।
और ये कुछ है लेप्रोसी वाली जो बैक्टीरिया वाली डिजीज है, ये अपने को याद रखनी है। अगर मैंने बैक्टीरिया वाली बोली है तो यानी कि कोई और सी भी डिजीज होती होंगी, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज होती हैं? जैसे कि वायरस होता है, वायरस होता है, वायरस से क्या होता है? डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। ये वायरस वाली डिजीज है, ये अपने को याद रखना है। एक चेगा डिजीज भी होती है जो वायरस से होती है। वायरस के अलावा कौन कौन सी डिजीज होती है? कुछ डिजीज प्रोटोजोआ से भी होती हैं, कुछ डिजीज प्रोटोजोआ से भी होती हैं। सॉरी, चेगा जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, चेगा जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। चेगा जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ये याद रखना है। वायरस से डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, ठीक है, अपना ये सारी वायरस वाली डिजीज हो गई। प्रोटोजोआ से चेगा हो गया। लीशमीनिया जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ से होती है, वो प्रोटोजोआ से होती है लीशमीनिया। ये चीज लेप्रोसी के बारे में थी जो अपने को पढ़नी है, ठीक है। लेप्रोसी को एलिमिनेट करने की बात चल रही है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में लेप्रोसी आती है, ठीक है। ये चीज अपने को याद करनी थी। अगर मैं फिर अगली न्यूज की बात करूं इसके रिवीजन के बाद, तो अगली न्यूज किससे रिलेटेड थी आप बताओ जरा। अगली न्यूज की अगर मैं बात करूं तो अगली न्यूज थी फिर ईपीएफओ से रिलेटेड। ईपीएफओ कब बना? ईपीएफओ कब बना? ईपीएफओ एक्ट 1952। ईपीएफओ एक्ट 1952 यानी कि क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, तो ये याद था हमें, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, ठीक है। ईपीएफओ पेंशन वगैरह इन चीज़ों पे आपके पे एक प्रोविडेंट फंड वगैरह इन पे काम करता है, ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। ईपीएफओ की रिपोर्ट के अनुसार जो लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फुल फीमेल, वो बढ़ाए कि घटाए? फुल फीमेल बढ़ाए कि घटाया? तो निश्चित रूप से बढ़ाया, ठीक है। लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाया फीमेल के लिए, वुमेन के लिए। मेल के लिए बढ़ाए कि घटाए? मेल के लिए यानी मैन के लिए बढ़ाए कि घटाए? तो मैन के लिए भी बढ़ाए। फीमेल के लिए लगभग कितना पहुंच गया? 37% पहुंच गया है। और पीरियडिक जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अगर हम देखें तो फिर उसके अनुसार लगभग 27 से 28% के आसपास है। मेल का कितना पहुंच गया? लगभग 78% लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहुंच गया है। तो ये चीजें अपने को ईपीएफओ एक्ट में याद रखनी थी। इसके अलावा एक चीज कल मैंने याद कराई थी, आपने भी याद करी होगी, आपको वैसे भी पता होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? ये भी चीज कल हमने याद करी थी। तो ये याद करी थी कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसे रिलीज करता है, इस वाली रिपोर्ट को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ये चीज भी हमने कल पढ़ी थी। कल हमने थोड़ा सा एनर्जी, इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी थी। क्या रिपोर्ट थी उसकी? इलेक्ट्रिसिटी 2024, इलेक्ट्रिसिटी 2024। उसने क्या बताया? आप जो मेन पॉइंट था इस रिपोर्ट का, वो ये रिवीजन चल रहा है कल का, ये हम कल पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसे आज पढ़ रहे थे। अगर जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी उनको याद होगा ही कि ये क्या क्या कंसेप्ट है। कल मैंने चीख चीख के बताया था कि भाई फॉसिल फ्यूल से हम सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? उसके बाद फिर हमने बात करी थी रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? उसके बाद हमने बात करी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट रखता है, लेकिन वो 100 गीगावाट से भी कम है, अभी लगभग 70 गीगावाट इसकी प्रोडक्शन है सोलर एनर्जी की। ये भी कल बात हुई थी, ठीक है। हाँ, कल हमने पंचामृत भी पढ़े थे कुछ। अगर पंचामृत की बात करूं तो पंचामृत तो याद होंगे सबको। पंचामृत बता दो कौन कौन से पंचामृत होते हैं। पंचामृत की अगर मैं बात करूं तो पंचामृत, एक मिनट रुको, ठीक है। पंचामृत पढ़े थे कल हमने। पंचामृत आपको पता है कब रिलीज हुए थे? COP26 ग्लासगो में, COP26 ग्लासगो में, ठीक है। ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छप जाता है। पंचामृत क्या क्या है? सबसे पहला पंचामृत क्या है कि हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनानी है। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो कैपेसिटी है, एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट होनी चाहिए। कब तक? बाय 2030 तक, बाय 2030 तक। पहला पंचामृत ये था। दूसरा पंचामृत फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दूसरा हमने पढ़ा कि हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। फिर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। किससे? हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। हाफ ऑफ एनर्जी किससे करनी है हमने? रिन्यूएबल एनर्जी से। और वो कब तक करनी है?
2030 तक करनी है, ये भी कल हमने पढ़ा था। तीसरा क्या पढ़ा था कि हमें जो CO2 का एमिशन है वो कम करना है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम करना है। कितना कम करना है? 1 बिलियन टन कम करना है। 1 बिलियन टन कम करना है। कब तक कम करना है? 2030 तक कम करना है। ठीक है, याद करो इसे, याद ना हो तो। चौथा क्या पढ़ा था हमने कि हमें कार्बन इंटेंसिटी, जो कार्बन इंटेंसिटी एमिशन इंटेंसिटी वो कब कितनी करनी है? हाफ करनी है, बिलो 45% लगभग, बिलो 45% करनी है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, और पांचवा हमने क्या पढ़ा था कि हमें नेट जीरो कार्बन बनना है। नेट जीरो कार्बन कब तक? 2070 तक, 2070 तक। तो ये थे पंचामृत जो कल का रिवीजन करा था, ये कल का रिवीजन था। तो आज करते हैं अपने नए नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं। 2500 ईयर ओल्ड सॉल्यूशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। 2500 साल पुराना सॉल्यूशन मिला है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसका एक मतलब, क्लाइमेट चेंज इज ए परमानेंट प्रॉब्लम। इसे आप जितनी आसानी से सुलझाओगे, जितनी कम क्लाइमेट चेंज पे मतलब क्लाइमेट चेंज पे जितना कम एमिशन, कार्बन एमिशन कम करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करोगे, या बाकी अदर गैसेस जो क्लाइमेट चेंज में फोर्स पार्टिसिपेशन करते हैं उनको कम ही करना पड़ेगा। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज लगातार होगा, और लगातार होगा तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट कि ये अर्थ केवल आपकी नीड को पूरा कर सकती है, आपकी ग्रीड को नहीं। ये चीज अपने को याद रखनी है। बाहर होंगे गीत, थोड़ी देर में आपको गीतों का भी आनंद दिया जाएगा, शादी है। तो ये जो है 2500 ईयर जो ओल्ड सॉल्यूशन है किसने दिया है, ये मेन बात है। तो एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ठीक है, इसने दिया है। अच्छा मैं बता दूं, इसमें ना कुछ खास न्यूज नहीं है, मैं आपको एक समराइज कर देता हूं। इसमें न्यूज ये है कि बाढ़नगर एक शहर है, बाढ़नगर एक शहर है, तो उसने बताया कि आपको खेती कैसे करनी चाहिए। फसल भाई एक टाइम रुको, फिर उसके बाद उगाओ, 2-3 महीने खेत खाली छोड़ो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक क्रॉप पैटर्न क्या होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन क्या होनी चाहिए, आपको मिलेट्स उगाने चाहिए, मिलेट्स उगाने चाहिए। यहाँ पे ये बात इन्होंने रखी है। मिलेट्स का इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये रिसाइलिएंट क्रॉप इकोनॉमी होनी चाहिए। मिलेट्स को इन्होंने बोला है C4 प्लांट, C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट जो कार्बन फिक्सेशन पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, या उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो ये C4 प्लांट है, ध्यान रखना, ये मिलेट से रिलेटेड, कार्बन फिक्सेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड है। C4 आप कुछ और मत समझना, ठीक है। तो एक ये था C4 प्लांट इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। एक हम चीज पढ़ते हैं, एपोक, एरा, एज और पीरियड। एपोक, एरा, एज और पीरियड, ये पढ़ते हैं, सबको पता होगा। इनको आपको सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के सीरीज में लगाना है। बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है। एक इयोन भी पढ़ते हैं, इयोन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन सा होता है, फिर छोटा कौन सा होता है, फिर छोटा। ये आपको क्या बताना है, इसका एक सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। बताइए जरा, याद होगा, PCS स्टेट PCS एग्जाम में छपता है। तो मैं बताता हूँ आपको सबसे जो, बेटे रुको जरा, सब्र करो, कहाँ बताऊं, बताओ, यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है इयोन, ठीक है, फिर आता है एरा, ठीक है, फिर आता है एपोक, फिर आता है पीरियड, और फिर आता है एज। सॉरी, थोड़ा सा एपोक और छोटा होता है पीरियड से। एरा, पीरियड, एपोक और एज, ठीक है। EEPEA यानी इयोन, एरा, पीरियड, इपोक और एज। स्टेट PCS एग्जाम में ये चीजें छप जाती हैं, इसीलिए अपने को ये याद रखनी है, ठीक है। इयोन, एरा, पीरियड, एपोक, एज। कल पूछूंगा मैं से रिवीजन में, ठीक है, याद रखना। हाँ जी, तो बात किस पे कर रहे थे हम। हाँ, इस पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की हमने बात करी थी। इसके 8 मिशन है। अब पेपर में वो पूछ लेता है कि इस 8 मिशन में से कौन सा मिशन, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा मिशन नेशनल प्लान एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नहीं आता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है। याद रखना 2008 में ये लॉन्च हुआ था। इसके मिशन देख लो एक बार, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये तो ऐसे हैं जो हमें याद रहते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, हमको लगता है कि ये गलत होगा।
लेकिन ये ऑप्शन सही है। स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज नेशनल मिशन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में आता है। बताओ हिमालयन चेंज आता है क्या, हिमालयन इकोसिस्टम आता है क्या, यस आता है। सोलर मिशन आता है क्या, यस आता है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी मिशन आता है क्या, यस आता है। नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया आता है क्या, आता है। वाटर मिशन आता है क्या, आता है। सस्टेनेबल हैबिटेट आता है क्या, आता है। याद हुए कि नहीं हुए, बोलो याद हुए कि नहीं हुए, टाइप कर दो अगर याद हो गए हो तो, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपने ने निकाले हैं, वही जो अपने ने अभी पंचामृत पढ़े थे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पंचामृत मैंने अभी आपको रिवाइज कराए थे, ठीक है, वो आप पंचामृत पढ़ सकते हो दोबारा से। बता दो, चलो पंचामृत ही बता दो एक बार, क्या क्या है जल्दी से बताओ। पंचामृत क्या है एक बार, पंचामृत क्या है एक बार, अभी पढ़े थे 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, जितनी भी देर पहले पढ़े थे। पंचामृत बताओ। तो पंचामृत क्या पढ़ा है कि जो हमें फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है हमें कितना, 500 गीगावाट। मैं लिख दूं दोबारा से, कहीं रुको एक मिनट, पंचामृत याद कर लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, तो क्या पढ़ा था पंचामृत में, बताओ जल्दी, पंचामृत में क्या पढ़ा था। हाँ, पंचामृत में पढ़ा था पहला कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से, नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, 500 गीगावाट होनी चाहिए, कब तक, 2030 तक, पहला। दूसरा पंचामृत हमने क्या पढ़ा था कि हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से, कब तक, 2030 तक। तीसरा पंचामृत क्या पढ़ा था कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन रिडक्शन करना है कितना, 1 बिलियन टन, कब तक, 2030 तक, ठीक है। चौथा पंचामृत अपने ने क्या पढ़ा था, चौथा पंचामृत क्या पढ़ा था, कार्बन जो, कार्बन एमिशन जो करते हैं हम, कार्बन इंटेंसिटी जो है वो हमें कम करनी है कितनी, 45%, कब तक, बाय 2030 तक। और पांचवा पंचामृत क्या पढ़ा था हमें, नेट जीरो कार्बन बनना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है, कब तक, 2070 तक। ये थे पंचामृत, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ये क्या थे, पंचामृत थे। तो ये हर एक कंट्री जो है वो अपने को एस्टेब्लिश करेगा। ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के बारे में ध्यान रखना, बीरबल साहनी किससे रिलेटेड है, बीरबल साहनी एक पैलेबोटनी को डिस्ट्रिक्ट साइंस बनाना चाहते हैं, यानी कि वो एज के बारे में, जियोलॉजिकल कंसर्न्स के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट लाइफ के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो हो चुकी है खत्म, अरे न्यूज खत्म हुई है, बाकी चीज खत्म नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। सीवीड सबने पढ़ा होगा। सीवीड से अपन क्या समझते हैं कि समुद्र में तो है कोई पौधा होगा, यही समझते हैं ना, सीवीड का नाम आते ही एलगी है। सीवीड क्या है, एलगी। सीवीड क्या है, एलगी। और मैं एक और चीज बता दूं, जो सीवीड का फॉरेस्ट होता है जहां पे बहुत सारे सीवीड आपको मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट, उसे हम बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट, उसे हम बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट। ये चीज याद रखने वाली, पेपर में छपेगी। केल्प फॉरेस्ट क्या है, तो हम सोच रहे होंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होगा ये वाला, तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में लगा के चलते हैं केल्प फॉरेस्ट को, लेकिन गलत है। केल्प फॉरेस्ट का मतलब है कि आपका सीवीड से रिलेटेड ये फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सीवीड की बात कर लेते हैं, न्यूज में क्यों है, तो इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, सीवीड को प्रमोशन करना है। कोटेश्वर यानी कि गुजरात में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। सीवीड क्या है, मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गी है, मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर और मैरीन एल्गी है। बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे आपके कलर हैं, मेरे कलर हैं, देखो मैं कितना क्यूट सा हूं ना, ठीक है। तो इसे मेडिकल फूड ऑफ 21st सेंचुरी भी बोलते हैं, मेडिकल फूड ऑफ 21st सेंचुरी भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना है। ये हर चीज में काम आ जाता है, खाने में, पीने में, सॉस बनाने में, ब्रेड बनाने में, जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उनमें, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन में, किसी दवाई में, किसी बीमारी में, किसी इलाज में, ठीक है, किसी भी इलाज में काम आ जाता है ये। तो इसके यूजेज अगर आए तो ज्यादातर सारी यूजेज ही हैं, ऑल ऑफ द अबव आप आंसर लगा देना बिना देखे, सही जाएगा, ठीक है, पक्का सही जाएगा। मैंने बता ही दिया केल्प फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, तो जो सीबीड के फॉरेस्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, केल्प फॉरेस्ट। इसकी स्पीसीज कौन कौन सी हैं याद होंगी नहीं, लेकिन फिर भी जेलेडेला, ग्रेसिलिडा, सेराकैसम, टुर्बिडियाना, साइटोस्टेरिया, ये इसकी स्पीसीज है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर जो है वो ऑब्टेंड होता है रेड एल्गी से, इसका मैंने बता दिया, आइसक्रीम, सॉसेज, ड्रेसिंग, जहां भी आप यूज देखना चाहो सब जगह यूज है। बायो इंडिकेटर हर जगह यूज है, फूड सोर्स में यूज है इसका, ठीक है, और मतलब हर जगह। कार्बन एमिशन भी कम करने में, कार्बन कैप्चर भी करती है, उसमें भी यूज है। तो सीवीड अच्छी चीज है, मतलब ठीक है। सीवीड का इतना ही है, इतना। और इसका एक मल्टीपर्पज पार्क जो बना है, सीवीड पार्क बना है तमिलनाडु में,
मल्टीपर्पज सी पार्क कहाँ बना है? तमिलनाडु में। अभी तक आप फर्स्ट न्यूज तो नहीं बोले, ठीक है, बताओ इयन, एरा, इपोक, एज, इनको वो करो, क्या करो इनको? इयन, एरा, एपोक, एज और पीरियड, एपोक, एज और पीरियड, इनको वो करो, क्या करो? इनको एक क्रम में लगाओ, इनको एक ऑर्डर में लगाओ। तो बता देता हूँ, सबसे पहले इयन, फिर एरा, फिर क्या आता है? इयन, एरा, एज, इयन एरा के बाद क्या आता है? पीरियड, पीरियड के बाद क्या आता है? एपोक, और एपोक के बाद क्या आता है? एज। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। जेंटू पेंगुइन्स, ये पेंगुइन्स हैं, ठीक है, पेंगुइन जानते होगे ना, तो पेंगुइन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अभी क्या हुआ है कि जेंटू पेंगुइन जो है वो फाकलैंड जो आइलैंड है अंटार्कटिका में, वहाँ पे मर गए H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरस के बारे में, ये जो H5N1 है, H1, बहुत सारे नाम सुने होंगे हमने, H1N1, H2N2, ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस न्यूज़ में। तो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? सबको पता है, एवियन मतलब एवियन एरोप्लेन, आपने पढ़ा होगा ना, एवियन स्पीसीज यानी कि जो उड़ती हैं। तो एवियन इन्फ्लुएंजा भी बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना, अगर कहीं पूछ ले एवियन इन्फ्लुएंजा किससे रिलेटेड है, तो ये बर्ड से। एवियन का मतलब होता है उड़ना, आसमान, ठीक है, एविएशन, तो ये बर्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा से याद रखना है। तो वायरल इन्फेक्शन होता है ये। H5N1 कौन सा इन्फ्लुएंजा है? एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 कौन सा है? एवियन, ठीक है। ट्रांसमिशन टू ह्यूमन्स एंड रिलेटेड सिंड्रोम्स, तो ये याद रख लेते हैं कि H5N1 जो ह्यूमन केसेस बहुत ओकेशनली मिलेंगे, लेकिन पर्सन से पर्सन ये ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, निमोनिया, डिफिकल्ट, ये पेपर में नहीं आएगा, ये आपसे नहीं पूछने वाला। इंडिया में आउटब्रेक कहाँ हुआ था, ये भी नहीं पूछने वाला कुछ भी, ठीक है, ये बकवास न्यूज है। बस मेन न्यूज पे आते हैं, अभी हम एक न्यूज पे आते हैं। तो अच्छे एक चीज याद रख लेना, डिटेक्ट एंड कल, ये पॉलिसी किसके लिए है? तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करने के लिए है, ये चीज अपने को याद रखनी है। देख लो, ये कुछ इन्फ्लुएंजा के टाइप दे रखे हैं, ये चीज देखो। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए किससे रिलेटेड है? ए फॉर एनिमल, ठीक है, तो एनिमल आ गया तो बर्ड साथ में आई जाएंगे। इन्फ्लुएंजा बी, बी फॉर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड, बी फॉर बॉय, ठीक है, यानी कि बच्चा, इंसान से रिलेटेड। इन्फ्लुएंजा सी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन और पिग से रिलेटेड, ह्यूमन और पिग, पिग समझते हो ना, पिग, ठीक है, पिग से रिलेटेड। और इन्फ्लुएंजा डी किससे रिलेटेड है? डी फॉर डॉग, कैटल, कैटल से, डी फॉर डोमेस्टिक कैटल जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है अपने को, स्वाइन इन्फ्लुएंजा क्या है? H1N1, H1N2, H3N2, ठीक है, ये याद रखना है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? H5N1, H7N3, H7N7, H7, ये सारे एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो ये चीज हमको थोड़ा सा याद रखनी थी जो इंपॉर्टेंट थी। पेंगुइन की बात करें, न्यूज तो पेंगुइन के बारे में थी कि पेंगुइन की डेथ हो गई है, कौन से इन्फ्लुएंजा के कारण, कौन से वायरस के कारण? H5N1। किससे रिलेटेड है ये? एवियन इन्फ्लुएंजा। किससे रिलेटेड है ये? एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये चीज आपने याद हो गई होगी। तो ये पेंगुइन है, पेंगुइन आपने देखे होंगे, ब्लैक थ्रोट, ब्रश टेल, ऐसे ऐसे पेंगुइन होते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, ये देख लो, पेंगुइन साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। आपने ठंडे ठंडे रीजन में देखे होंगे तो एंटार्कटिका पेनिनसुला पर मिलते हैं, ठीक है। फॉकलैंड आइलैंड में बहुत सारा इनका कंसंट्रेशन है, एक अच्छी खासी मात्रा में वहां पे ये मिल जाते हैं। ये शोर लाइन्स यानी कि जो समुद्र के किनारे होते हैं उनके आसपास ये रहते हैं, ठीक है, और अपने घोंसले के आसपास ये रहते हैं, ये चीज अपने को याद रखनी है। थ्रेट क्या है इनके? प्रेडेटर है, सी लॉयंस, बैडल सी, लेपर्ड सील्स, किलर, ये ह्यूमन कलेक्शन, ठीक है, एग कलेक्शन ले लेते हैं, वो एनवायरमेंटल चेंज है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है, ज्यादा कोई घबराने वाली बात है नहीं, अभी लीस्ट कंसर्न में ही है। लेकिन फॉकलैंड आइलैंड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फॉकलैंड आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो इतनी देर से तो पढ़ रहे हैं कि एंटार्कटिका में, अगर आप लोकेशन मांगोगे तो पहले इसकी ये लो, लोकेशन भी देख लो, ये रहा, ठीक है, ये रहा, साउथ अर्जेंटीना के इधर, अर्जेंटीना के सबसे नीचे ये फॉकलैंड आइलैंड, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन में फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है। किसकी टेरिटरी है ये मैं बता दूं, ये इस समय ब्रिटिश के अंतर्गत आती है, इस समय ये ब्रिटिश जो है, द ब्रिटिश, अंग्रेजों के अंतर्गत ये फॉकलैंड आइलैंड है। लेकिन लड़ाई किसके पास चल रही है? जब अर्जेंटीना के पास है तो अर्जेंटीना का इसके ऊपर इशू चल रहा है। अर्जेंटीना बोलता है मेरी जमीन मेरी माँ, है ना, वो बोलता है नहीं, ब्रिटिश बोलते हैं हमारी जमीन। तो ये चीज अपने को याद रखना। देखो ये H1N1 क्वेश्चन भी आया था, किससे रिलेटेड है H1N1? तो ये याद रखना है, स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। H1N1 किससे रिलेटेड है? स्वाइन फ्लू से, ठीक है। कंजर्विंग नॉर्थर्न व्हाइट राइनो थ्रू सरोगेसी, तो नॉर्थर्न व्हाइट राइनो जो है
ठीक है, इनको सरोगेसी के माध्यम से कंजर्व किया जाता है, क्योंकि ये दो ही बचे हैं, ये दो ही बचे हैं। नॉर्थर्न वाइट राइनो की बात कर रहा हूं मैं, ये दो बचे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, सीआर बोलते हैं वैसे उसे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, ठीक है। तो इनको सरोगेसी के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि बच जाए मतलब इन बिटवीन द फर्टिलाइजेशन। सरोगेसी का मतलब क्या होता है कि एक है, ठीक है, किसी दूसरी मदद में रखे जाएं जो बच्चे को जन्म देगी, ठीक है ना, समझ गए, नहीं समझा पाया। एग किसी और मदद में रखी जाए जो बच्चे को जन्म देगी, ये होता है सरोगेसी का कंसेप्ट। तो अरे देखो, हाँ भाई, तो ये नॉर्थर्न वाइट राइनो को कंजर्व करने की बात करी जा रही है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से इनको, आईवीएफ टेक्निक के माध्यम से इनको कंजर्व किया जाएगा। ये चीज अपने को याद रखनी है, इससे ये याद नहीं रखनी है, पेपर में नहीं आएगी। मेन चीज क्या याद रखनी है, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। एक तो पहली बात तो दो बचे हैं, तो लास्ट मेल जो है उसकी डेथ हो गई थी 2018 में, तो निश्चित रूप से अब एक ही ऑप्शन बचा सरोगेसी, है ना। जब मेल ही नहीं है तो ऑप्शन क्या बचेगा, सरोगेसी। दो फीमेल बची है, नाजिन और फैटू, ठीक है, या फैटू जो भी है, ये दो फीमेल नॉर्थर्न राइनोसोर्स बचे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि की फैक्टर्स, नॉर्थर्न व्हाइट राइनो जो है वो व्हाइट राइनो की एक सब स्पीसीज है। ईस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में ये मिलते हैं, लेकिन अपने को याद रखना है कि जो नॉर्थर्न व्हाइट राइनो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये है नॉर्थर्न व्हाइट राइनो। इसके आसपास देखो पॉपुलेशन, वो आर्मी वाले लगे पड़े हैं कि इनको कुछ हो ना जाए। तो याद रखना है कि जो नॉर्थर्न व्हाइट राइनो वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो साउथ व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड है, वो नियर थ्रेटेंड है। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। इंडिया के बारे में बात कर लें तो इंडियन राइनोसोर्स जो है, जिसे हम वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स बोलते हैं, कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये क्या है, वल्नरेबल। क्या है ये, वल्नरेबल। तो नॉर्थर्न क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साउथर्न क्या है, साउथर्न क्या है बताओ, साउथर्न क्या है, नियर थ्रेटेंड था ना, साउथर्न क्या है, नियर थ्रेटेंड। तो साउथर्न क्या है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। नॉर्थर्न व्हाइट राइनो कितने बचे हैं, बस दो बचे हैं, दोनों कौन है, फीमेल है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि नॉर्थर्न व्हाइट राइनो मिलते कहाँ पे हैं, सेंट्रल और अफ्रीका में मिलते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं, सेंट्रल और साउथर्न अफ्रीका में। ये चीज भी अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये देख लो, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किससे रिलेटेड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग के लिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है एक हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। ये चीज अपने को याद रखना है। ब्रोनोवेयर याद कर लो, प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ जाएगा। ब्रोनोवेयर क्या है, आपका ब्रेन ऐसा डेवलप करना है, एक आर्टिफिशियल ब्रेन ऐसा डेवलप करना है जो एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के माध्यम से, यानी कि न्यूरल नर्व्स के माध्यम से सेम एज ए ओरिजिनल ब्रेन की तरह काम करे। इसके अलावा इसका कुछ कंसेप्ट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, ब्रोनोवेयर इज ए इनोवेटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम दैट मेल्ट्स ब्रेन लाइक टिश्यूज विद इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेन लाइक टिश्यू बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। तो ये ब्रेन ऑर्गेनोइड्स को, जो ब्रेन के ऑर्गन होते हैं, उनको माइक्रो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जोड़ेगा और एक ऑर्गेनोइड न्यूरल नेटवर्क बना लेगा जो इनकॉर्पोरेट लिविंग ब्रेन टिश्यू इनटू द कंप्यूटिंग, और जो इनकॉर्पोरेट करेगा लिविंग ब्रेन टिश्यू को कंप्यूटिंग प्रोसेस में, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन फटाफट, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है ना। तो ये 3D टिश्यूज हैं जो एक स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन की तरह आपने देखने को मिलेगा। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज, ONN जो है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से अलग है, क्योंकि ये सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। और ये क्या करेंगे, बायोलॉजिकल न्यूरॉन दैट कैन अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट कर सकते हैं, लेकिन ONN ऐसा नहीं है, ठीक है। ONN ऐसा है, ये चीज अपने को याद रखनी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ज्यादा दिमाग मत मारो। ये देख लो, इनपुट गया, ठीक है, आउटपुट गया न्यूरोनल में, ये रिजर्वॉयर है, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनॉइड बना दिया, ऐसा आर्टिफिशियल बना दिया, एक यहाँ पे चिप रख दी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इनपुट आउटपुट जाएगा तो वो जल्दी से क्या कर लेगा, उसे कंप्यूटिंग कर लेगा। इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने में समझ आ गया होगा कि भाई ये कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये चीज अपने को समझ आ जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बकवास चीजें अपने को नहीं पढ़नी, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आ सकते हैं पेपर में। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम को यूज करता है और जो सिमुलेट करता है न्यूरोनल प्रोसेस डाटा मोर एफिशिएंटली देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर। तो यानी कि
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रेडिशनल कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर नहीं हो पाता उस डाटा को स्टोर कर लेगा। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन और सिंपैसिस को यूज करता है, जैसा कि हमारा काम, और काम कैसे करता है, जैसा हमारा ब्रेन काम करता है ऐसे ये काम करता है। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? टिश्यू इंजीनियरिंग देख लो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड है जो इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस को यूज करता है बायोलॉजिकल सब्सटीट्यूट बनाने के लिए, रिस्टोर, मेंटेन और इम्प्रूव टिश्यू फंक्शन। मान लो आपका कोई टिश्यू खराब हो जाए, ठीक है, तो एक टिश्यू को क्रिएट करेगा और वो टिश्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगा। न्यूरल कंप्यूटेशन क्या है? न्यूरल कंप्यूटेशन क्या है? कल याद करवा दूंगा, कल रिवीजन में ही आपको याद हो जाएंगे। ये प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, तो ये अपने को याद रखना है कि न्यूरॉन एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं, ये ब्रेन की एक्टिविटी जानता है न्यूरल कंप्यूटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था। एंड टू एंड एनक्रिप्शन किससे रिलेटेड है? आपने पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप आपको एक मैसेज भेजता है कि हम एंड टू एंड यानी ई टू ई एनक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई मैसेज भेजा, बीच में वो हैशटैग ए बी हैशटैग, ठीक है, सी डी ऐसा कुछ टाइप हो जाएगा, वो किसी को समझ नहीं आएगा। फिर जब वो मैसेज आप पे आ जाएगा तो जैसा मैसेज उसने भेजा था, जैसे उसने ये लिखा था, ठीक है, तो वो मैसेज आपके पास वापस आ जाएगा। भाई लिखा होगा यही है ना। अब अगर मान लो घर वाले बीच में मैसेज पढ़ने लगे तो मैं तो माल पड़ जाएगी। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये साइबर थ्रेट है, ठीक है। एनक्रिप्शन जो एक मतलब एक आपके मैसेज को किसी और फॉर्म में डिक्रिप्ट कर देता है, उसके बाद फिर दोबारा से आप उसे एनक्रिप्ट कर लेते हो। ये एक कंसेप्ट होता है एनक्रिप्शन का, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं इसमें, और कुछ है नहीं। देखो ये ऐसे एनक्रिप्शन ऐसे होता है, प्लेन टेक्स्ट भेजा, एनक्रिप्टेड हुआ, ऐसे ऐसे कुछ लिख गया, फिर डिक्रिप्टेड होगा, आपके पास वो सही से पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एनक्रिप्शन का कंसेप्ट है। और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या होता है? इसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, यानी कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूट जो होता है वो भी आपके मैसेज को पढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखना, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और तो मैन इन द मिडल अटैक, ये बाकी कुछ है नहीं। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन क्या होता है? ये सिमेट्रिक बताता है। हैश फंक्शन मैसेज कंसील करता है, फिक्स्ड लेंथ आउटपुट होता है, यूनिक डाइजेस्ट होता है। तो हैश फंक्शन के ये कुछ काम होते हैं, ये चीज अपने को याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाना क्राई, पीटा, इटर्नल ब्लू किससे रिलेटेड थे? तो ये साइबर अटैक से रिलेटेड थे, ये भी चीज अपने को याद रखनी है। सी केयर्स वेब पोर्टल कोल माइंस के लिए बनाया गया है। सी केयर्स वेब पोर्टल, आप ये मत समझना कि मैं स्किप करता हूँ, नहीं, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो पेपर में आएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ऐसा पक्का कुछ नहीं है, गारंटी से कुछ नहीं है जो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा मिल जाए कि भाई प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बात आ रहा। तो सी केयर्स पोर्टल किसके लिए? ध्यान रखो, सी केयर्स कोरोना के लिए पोर्टल नहीं है, ये कोरोना के लिए पोर्टल नहीं है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, कोल सेक्टर के लिए ये काम करेगा, ये चीज अपने को याद रखनी है। इसके अलावा इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नहीं। डिजिटल डेटॉक्स क्या है? जैसे आप बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, तो उस गेम के लिए कि आपको भाई अब गेम से अलग किया जाएगा, आपकी जो गेम खेलने की आदत है वो छुटाई जाएगी, ये डिजिटल डिटॉक्स का कंसेप्ट है। डिजिटल डिटॉक्स बस इतना ही है, ये याद रखना है, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स। मार्वल ऑफ ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले क्या है मैं बता देता हूं। आपके सामने कोई पेज होगा, ई यानी ई पेज होगा, और ई पेज पे आपको ऐसा लगेगा जैसे असली इंक से इसने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी वहां बहुत छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो मिलके ऐसे, मान लो ऐसे, आपने देखा होगा ना जो ट्रेन चलती है तो वो एक बहुत सारे डॉट 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 होते हैं, फिर उसी से वो कुछ कुछ अलग अलग बन जाता है। जैसे 7 भी वो इसी से बना लेते हैं ऐसे, फिर 8 भी वो इसी से बना लेते हैं इन डॉट से ऐसे, ठीक है। 9 भी इन डॉट से ऐसे बना लेते हैं। तो ऐसे डॉट से वो एक आपको दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन ई इंक में लगेगा आपको जैसे बिल्कुल आपने हाथ से लिखा हुआ है। ई इंक डिस्प्लेज है, तो ये विजुअल टेक्नोलॉजी है, ई इंक से रिलेटेड है। ई पेपर पे ये सारा काम होगा, टिनी कैप्सूल जो उसमें लगा दिए जाएंगे, ठीक है। संध्याक क्या है? संध्याक क्या है? संध्याक क्या है? कुछ नहीं है, एक नया बैसल आ रहा है संध्याक, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा पोर्ट बोर्ड का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे 560 आते हैं, ठीक है। ऐसी न्यूज कोई ज्यादा भाई वैसे नहीं, मतलब देश के लिए ठीक है, लेकिन न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी आज की न्यूज। मेरे हिसाब से आपकी न्यूज याद हुई होगी। अगर मैं जैसे भी पूछ लूँ डेटॉक्स क्या, डिजिटल डेटॉक्स क्या, आपको याद हो गया होगा। पंचामृत याद हो गए होंगे, बहुत सारे पंचामृत याद हो गए होंगे, ठीक है।
पंचामत के बाद अगर आपको जैसे कि नॉर्थर्न डायनासोरस के बारे में पता होगा, व्हाइट डायनासोरस की भाई वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साउथर्न जो वो नियर थ्रेटेंड है, और जो इंडियन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो मिलता है वो वनलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको आज याद हो गई होंगी। न्यूज़ में आपको याद हो गया होगा न्यूज़ में कि H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है, H5N1 इन्फ्लुएंजा किससे रिलेटेड है, एवियन इन्फ्लुएंजा से ये रिलेटेड है। ये भी आपको याद हो गया होगा। आपको ये भी पता पड़ गया होगा आज कि भाई फाकलैंड आइलैंड जो है वो कहाँ पे है। पता हो गया एंटार्क्टिका में है, ये भी आपको अर्जेंटीना के नीचे एंटार्क्टिका में है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ब्रिटिश के अंतर्गत है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या समझ आ गया होगा, इसके अलावा आपको ये याद हो गया होगा कि भाई ये ईयन होता है, फिर ये एरा होता है, फिर ये पीरियड होता है, फिर ये एपोक होता है, फिर ये एज होता है। ठीक है, ये भी आज आपको टर्म जो है वो याद हो गया होगा। और क्या याद हुआ होगा आपको आज, बहुत सारी चीज़ें नई नई याद हुई होंगी। अगर याद हुई हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चीज़ें याद हो रही हैं, करंट अफेयर्स रटने वाली बात है, करंट अफेयर्स रटेंगे, आगे लड़ेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।